आप सभी का क्रॉनिकल्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे एक वार्म वेलकम है। मेरा नाम है आलोक सिंह एंड एज यूजुअल दिस इज आवर करंट अफेयर सीरीज प्रोग्राम दैट इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स 2024। इस करंट अफेयर सीरीज में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डील करते हैं जो कि हमारे एकेडमिक डिसिप्लिन्स एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है, उनके बिहाफ पे इस प्रोग्राम की डिजाइनिंग की गई है। इस प्रोग्राम के कंटेंट की क्वालिटी अलॉन्ग विद द क्वांटिटी लॉजिकली जो है एग्जाम को ध्यान में रख के डिज़ाइन की गई है ताकि हम जो है इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को एग्जाम में इजीली अप्लाई कर सके और हमारी प्रिपरेशन क्वाइट बूस्ट अप एंड स्ट्रेंथन हो सके। तो आज का जो हम पहला आर्टिकल डील करने जा रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी और इंडियन गवर्नेंस से रिलेटेड है। क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स पिछले कुछ सालों से चली आ रही हैं। कुछ इशूज़ एंड कंसर्न्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हम अपने इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में देखेंगे कि आखिर ये इशू क्या है, इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रेलेवेंस है, बियॉन्ड क्या इश्यूज एंड कंसर्न्स थे जिनके बिहाफ पे ये डेवलपमेंट हुई है। तो न्यूज में इसलिए रहा है कि ऑफ अ रीसेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जिसको कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। यानी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी तक इन प्रैक्टिस थे उनको जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया है। और उसके पीछे जो पॉजिटिव फैक्टर्स बताए हैं या जो रीजंस बताए हैं उसका रेफरेंस दो पॉइंट्स में है। एक तो पहला रेफरेंस है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज 1A उसको वायलेट करते हैं एंड बियॉन्ड इस इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे ऑन अ लेटर स्टेट जो कॉर्पोरेट फंडिंग से रिलेटेड हैं, कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग से रिलेटेड ये प्रोविजन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस बिहाफ पे जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। साथ ही साथ कुछ कमांडमेंट्स दी हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं किसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो भी इंडिविजुअल्स अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स का यूटिलाइजेशन करके पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे थे उनकी आइडेंटिटी को रिवील किया जाए एंड ऑफ अ रीसेंट अब कोई नए बॉन्ड्स को जो है इशू ना किया जाए। राइट, तो नए बॉन्ड्स का इशू ना किया जाए बियॉन्ड जो इंडिविजुअल जिन लोगों ने इनका पिछले साल जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड आए जो भी इस इलेक्टोरल बॉन्ड का यूटिलाइजेशन करके पॉलिटिकल फंडिंग कर रहा है उसकी आइडेंटिटी को रिवील किया जाए। और इन टर्न अगर कुछ अब तक पेंडिंग रहा है, यानी कि इन बॉन्ड्स को खरीदा गया है लेकिन उसको रिडीम नहीं किया गया, तो वो पैसा वापस जो जिन जिन इंडिविजुअल्स ने इन बॉन्ड्स को खरीदा है उसको वापस कर दिया जाए। बियॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी मैंडेट किया है कि अपनी वेबसाइट पे इससे रिलेटेड डाटा को जो है अपडेट किया जाए, लोगों की आइडेंटिटी जो है रिवील की जाए, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंडिंग थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, किसने दिया है, ये सारा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने को जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो मैंडेट किया है। नाउ ये तो थी अब तक न्यूज रिलेटेड डेवलपमेंट की। न्यूज में क्या डेवलपमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। अब इसके बैकड्रॉप में हम जो है अपने एग्जाम के सेंट्रिक पर्सपेक्टिव से डील करते हैं कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है हमारे इंडियन गवर्नेंस या इंडियन पॉलिटी में इसका रेलेवेंस कब आया है, किस लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को ले आया गया है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और क्या वर्थ जो मैकेनिज्म है वो क्या इस इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड है। नाउ एस यू नो कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी फंक्शन करती हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए जो पैसे की जरूरत होती है, दे रिक्वायर फंडिंग। तो अब तक क्या होता था कि सिंस टिल 2016-17 तक जो है कॉर्पोरेट फंडिंग या बैकड्रॉप में इंडिविजुअल्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते थे, जिसके बिहाफ पे ये बोला जाता था करप्शन, नेपोटिज्म या क्रोनी कैपिटलिज्म जैसा इशू है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दे रहा है। तो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए, उसमें मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रोविजन जो है इन द ईयर 2017 लेके आया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है जो भी पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी ले आएगी और एक लेजिटिमाइजेशन लेके आ जाएगा। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये एक तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि जो भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या कोई कॉरपोरेट बॉडी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ फंड देना चाहती है, पैसा प्रोवाइड करना चाहती है, तो थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये पैसा इन पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जा सकता है। तो उसके लिए कुछ मैकेनिज्म बनाए गए थे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे फंक्शन करेगा। ये इन द ईयर 2017 में ले आया गया था और 2018 में जो है इसका इंप्लीमेंटेशन हो गया था।
तो इसके लिए मैंडेट किया कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करना चाहते हैं, जितना भी अमाउंट आप करना चाहते हो, तो मिनिमम इस इलेक्टोरल बॉन्ड में अराउंड 1000 रुपीज से शुरू करके 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक की जो है फंडिंग आप इस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू इन इतने मॉनेटरी वैल्यूज का इन्वेस्टमेंट आप जो है ये बॉन्ड को आप जो खरीद सकते हैं और इन बॉन्ड्स को जो है इन बॉन्ड्स के यूटिलाइजेशन के थ्रू आप पॉलिटिकल फंडिंग कर सकते हैं, राइट। तो एक मैकेनिज्म डिवाइस किया गया था कि इतने वर्थ ऑफ मॉनेटरी वैल्यू का बॉन्ड जो है एक इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या एक कॉर्पोरेट बॉडी, कोई भी कंपनी है, कॉर्पोरेट प्राइवेट कंपनी है, वो अगर पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करना चाहती है तो थ्रू दिस इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो कर सकती है। पर्पस था ट्रांसपेरेंसी लाना कि एक लीगलाइज चैनल के थ्रू ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा जाएगा तो एक अकाउंटेबिलिटी बनेगी, एक ट्रांसपेरेंसी होगी, एक लेजिटिमेट चैनल से जो है पैसे का फ्लो होगा। नाउ इस बॉन्ड की जो सेलिंग होगी वो एसबीआई के रजिस्टर्ड ब्रांचेस में कुछ ऑथराइज जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑथराइज ब्रांचेस थे, वहां से ये बॉन्ड जो है खरीदा जा सकता था, जिसमें एक इंडिविजुअल किसी भी बैंक या किसी भी पेमेंट इंटरफेस या पेमेंट चैनल से ये बॉन्ड खरीद सकता था इन मॉनेटरी वर्थ की जो वैल्यूएशन में। और ये बॉन्ड जो है इन बैंक्स में पड़े, कुछ ऑथराइज एसबीआई बैंक के जो ब्रांचेस हैं वहां पे पड़े रहते, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज थी विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर में जो है इस बॉन्ड को रिडीम कर सकती थी और वो पैसा जो है उन पॉलिटिकल पार्टीज के चैनल में चला जाता था। ना उस चीज के लिए कुछ और मैकेनिज्म डिवाइस किए गए थे कि जो भी इंडिविजुअल खरीदना चाहता है वो केवाईसी नॉर्म यानी कि नो योर कस्टमर नॉर्म, जो भी रजिस्टर्ड बैंक से उस पर कॉम्प्लेंट हो, यानी कि उसका एक लेजिटिमेट अकाउंट हो जिसके थ्रू जो हो पैसा ट्रांसफर करके बॉन्ड्स को खरीद सकता है और इंटर्न इन बॉन्ड्स का डोनेशन जो इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो पैसा मिलेगा। तो ये तो एक बेसिक सा जो मैकेनिज्म बनाया गया था। बियॉन्ड कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज एलिजिबल होंगी इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए, इसके लिए भी ये सुटेबल जो लॉ या लीगैलिटी डिफाइन की गई थी। इसमें ये मैंडेट किया गया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के थ्रू जो भी पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ रिसेंट जो भी जनरल इलेक्शन हुए हैं या असेंबली इलेक्शन हुए हैं उसमें एटलीस्ट 1% वोट अगर उन पॉलिटिकल पार्टीज ने गेन किया है तो वो फंडिंग ले सकते हैं थ्रू दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो ये सारा जो है मैकेनिज्म डिवाइस किया गया था। नाउ एक इशू और कंसर्न इस बॉन्ड से रिलेटेड ये है जो क्वाइट कंसर्निंग रहा है कि इसमें जो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है उसको एनोनिमस रखा जाएगा। यानी कि अगर आप एक बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं तो आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी। तो ये एक एनोनिमस पर्सपेक्टिव रखा गया था और गवर्नमेंट का ये कहना है कि एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना, इसीलिए उसको जो है एनोनिमस रखा गया है। नाउ इसी एनोनिमिटी के बिहाफ पे ये सारा कुछ इश्यूज एंड कंसर्न अराइज हुआ जो कि हम आपने आगे आर्टिकल में देखेंगे। बियॉन्ड कुछ जो प्रैक्टिकल कंट्रोवर्सी से रिलेटेड थी कि जब से ये लॉ आया है, यानी कि 2017 में जब ये लॉ इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रोविजन आया, 2018 में इनका इंप्लीमेंटेशन हुआ, तो पिछले 4 सालों में या पिछले कुछ सालों में जो है सिर्फ बीजेपी यानी कि जो रूलिंग पार्टी रही है वही इसकी मेजॉरिटी बेनिफिशियरी रही है। यानी कि 75% ऑफ जो फंडिंग हुई है, जो फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू हुई है, उसमें बीजेपी को जो 75% ऑफ द मनी वर्थ जो है इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए मिला है। यानी कि मेजर बेनिफिशियरी कौन है? जो रूलिंग पार्टी है वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो है बेनिफिशियरी रही है। नाउ इस बिहाफ पे जैसे ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रोविजन आता है तो उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द कांग्रेस, बियॉन्ड दैट एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म में, इन लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन फाइल किया था अगेंस्ट वैलिडिटी ऑफ दिस इलेक्टोरल बॉन्ड। तो उसी के बिहाफ पे जो है सीरीज ऑफ डेवलपमेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। ऑफ रिसेंट 5 जजेस की एक बेंच बैठी थी इस इलेक्टोरल बॉन्ड के इशू को सुनने के लिए। और 5 जजेस बेंच क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो आर्टिकल 145 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट करता है कि कोई भी प्रोविजन या कोई भी लॉ जिसमें सब्सटैंशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसके बिहाफ पे जो है एक 5 जजेस की बेंच बैठेगी जो ऐसे मैटर्स को डील करेगी। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मैटर जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इशू है, एक 5 जजेस की बेंच ने हियर किया है जिसके बिहाफ पे जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। नाउ अब तक तो हमने मैकेनिज्म देख लिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, कितनी मॉनेटरी वैल्यूज में दिया जाता है। बियॉन्ड
इसको कौन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू कौन कौन बेनिफिट ले सकता है और इसका जो क्रिटिकल कंसर्न एनोनिमिटी का था उसको हम ध्यान में रखेंगे। बियॉन्ड एक और फैक्चुअल डाटा यहाँ पे ये है कि साल में 4 मंथ पे ही एक पर्टिकुलर टाइम पे आप इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं, यानी कि इन द मंथ ऑफ जनवरी एज वेल एज इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ही इस इलेक्टोरल बॉन्ड को आप खरीद सकते हैं। यानी कि हर एक 2 महीने के गैप के बाद एक प्रोविजन रखा गया है, एक विंडो टाइम पीरियड रखा गया है, जब जिस टाइम पीरियड पे आप जाके इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद के अपनी जो भी आप फंडिंग करना चाहते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो कर सकते हैं। तो ये सारा एक मैकेनिज्म डिवाइस किया गया था इस इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिया है। नाउ इससे रिलेटेड हम इश्यूज एंड कंसर्न्स देखते हैं कि आखिर इश्यूज एंड कंसर्न क्या है। एज आई मेंशन कि ये 2018 में जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इम्प्लीमेंटेशन में आया, जिसके बाद जो है कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जो है और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने जो है इसको क्रिटिसाइज किया था। क्रिटिसाइज किस लिए किया था कि जो एनोनिमस पॉलिटिकल डिसीजन रखे, डोनेशंस रखे गए हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंसर्न है। यानी कि जो भी इंडिविजुअल जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग कर रहा है उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जा रही है, तो एक तरह से सीक्रेसी बन रही है। यानी कि पर्पस जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बनाया गया था वो था क्या, ट्रांसपेरेंसी लाना है, राइट, ट्रांसपेरेंसी लाना है, मोर लेजिटिमेट रूल से लेके आना है, मोर डेमोक्रेटाइजेशन रखना है। लेकिन जब इंडिविजुअल की आइडेंटिटी ही नहीं रिवील हो रही है, राइट, तो एक तरह से सीक्रेसी बन रही है और ये एक हार्डलिंग फैक्टर था। बियॉन्ड जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रोविजन आया तो जो रूलिंग पार्टी थी अपने फेवर में या कुछ और जो सूटेबल लॉज थे उनमें कुछ अमेंडमेंट लेके आती है, जैसे कॉर्पोरेट फंडिंग को मोर बेटर बनाना या उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से कॉर्पोरेट फंडिंग को प्रमोट करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 का एक सेक्शन है, सेक्शन 182, उसको जो है गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया। अमेंड किया तो उसके पीछे उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि एक बेटर जो है कंट्रीब्यूशन या बेटर जो फंडिंग थ्रू दिस अमेंडमेंट हो सकती है। नो इस कंपनीज एक्ट सेक्शन 182 का प्रोविजन था कि जो भी कॉर्पोरेट या कंपनीज जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के यूटिलाइजेशन के थ्रू फंडिंग कर रही हैं और जो भी क्वांटम ऑफ मनी ऐसा फंडिंग कर रही हैं उसको जो है अपने बैलेंस शीट में ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएंगी, और ये कंपनीज जो है बियॉन्ड दिस प्रॉफिट एंड लॉस इनके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होगा कि कितना मनी ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है पॉलिटिकल फंडिंग कर रही है। तो एक तो एनोनिमिटी है, बियॉन्ड लिमिटेशन हटा दी गई। तो एक चैलेंज देखा जा रहा था कि रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी अपने फेवर में ये जो बॉन्ड का जो प्रेफरेंस है अपने फेवर में कर रही है। तो इस बिहाफ पे जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको नुकसान पहुंच रहा था, तो उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था। गवर्नमेंट ने अपना आर्ग्यूमेंट दिया था कि जो एनोनिमिटी का इशू है वो कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, इंडिविजुअल को ध्यान में रखे कि इसका मिसयूज ना हो। नाउ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि ये एसबीआई के थ्रू ये बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है सेलिंग होती है, इनका बाइंग एंड परचेज होता है। तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी से अपोजिशन पार्टी जो रूलिंग गवर्नमेंट में नहीं है उनके लिए एनोनिमस है, मेरे और आपके लिए एनोनिमस है कि हमें आइडेंटिटी नहीं पता चलेगी किस इंडिविजुअल ने किस पार्टी को कितना पैसा डोनेट किया। लेकिन जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो एसबीआई से इस इंफॉर्मेशन को ले सकती है कि किस इंडिविजुअल ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया। यानी कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन, उसके पास डाटा अवेलेबल है, तो वो इंटर्न क्या कर सकती है, अगर किसी अपोजिशन पार्टी को, कांग्रेस को या किसी भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को अगर एक इंडिविजुअल फंडिंग दे रहा है और इसकी इंफॉर्मेशन एक रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी के पास है, तो क्या कर सकती है, वो मिसयूज करेगी उसका, उस इंडिविजुअल को पोच करेगी, उसको टॉर्चर करेगी। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। यानी कि जो राइट टू इक्वलिटी इन इलेक्शन या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में जो होगा वो इक्विटी नहीं है। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसका बेनिफिट जो है रूलिंग पार्टी अपने फेवर में ले सकती है। तो ये सारे जो है क्रिटिकल इश्यूज जो है इससे रिलेटेड है। बियॉन्ड एज यू नो कि हमारी कंट्री में गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जैसा एक्ट लेके आया गया, जिससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, मोर पीपुल्स पार्टिसिपेशन हो। लेकिन ऐसे लॉ में अगर एनोनिमिटी रखी गई है, सीक्रेसी रखी गई है और इंडिविजुअल के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, मेरे और आप जैसे इंडिविजुअल के पास कि कौन किसको कितना फंडिंग कर रहा है, तो क्या जो आरटीआई का प्रोविजन है वो कहीं ना कहीं नलिफाई हो जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का रेफरेंस दिया है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो दिस इज ब्रीफ रिलेटेड टू द इलेक्टोरल बॉन्ड। बियॉन्ड कुछ और जो इश्यूज एंड कंसर्न्स थे कि जो प्रेमाइसेबल जो फाउंडेशनल वैल्यू था इस इलेक्टोरल बॉन्ड का कि ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगा, लेकिन इंटर्न क्या है, एनोनिमिटी के बिहाफ पे जो सीक्रेसी कर रहा है, अपोजिशन पार्टी के लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है।
मैंने जैसे बताया कि आपको कि जो रूलिंग पार्टी है वो जो भी इंडिविजुअल्स थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है अपोजिशन पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं, तो इन टर्न जो रूलिंग पार्टी के पास अगर डाटा अवेलेबल है तो एक्सटॉर्शन जैसी एक्टिविटी कर सकती है, उनको टॉर्चर कर सकते हैं कि भाई आप क्यों दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट हम लॉ लाएंगे, आपके अगेंस्ट में प्रोविजन होगा। तो ये एक एक्सटॉर्शन की सिचुएशन बिल्डअप होगी। बियॉन्ड डेमोक्रेसी भी कहीं ना कहीं इससे थ्रेटन में आता है। डेमोक्रेसी कैसे थ्रेटन में आता है कि एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में एक इंडिविजुअल जो है अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करता है, लेकिन उस चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए ऑलरेडी आरपीए जैसे एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लाया गया है, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट के सारे क्रेडेंशियल्स को जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डालती है, जिससे एक इंडिविजुअल अवेयर हो जाता है। तो हम वोटर्स हैं, हमें एक अवेयरनेस रहती है कि हम किस इंडिविजुअल को चूज कर रहे हैं, वो कितना बेटर है। लेकिन जो पॉलिटिकल फंडिंग का इशू है, ऐसी इंफॉर्मेशन अगर नहीं मिल रही है तो हमें क्या पता कि बाहर से फंडिंग आ रही है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, राइट, यूएस से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, कहां से फंडिंग आ रही है, किसी बैकडोर चैनल से, जो हमारे कंट्री के इंटरेस्ट में ये पॉलिटिकल पार्टी कल के दिन चुनाव हो तो हमारे फेवर में काम करेगी या नहीं करेगी। तो जो एनोनिमिसिटी का कंडीशन है वो एज अ ब्लो टू द वोटर है, जिसमें एक इंडिविजुअल कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग कर रहा है और हमें पता नहीं है, तो हमारे लिए भी एक एंटी डेमोक्रेटिक एक्टिविटी होगी कि हमें पता ही नहीं कि सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी के लिए कहां से फंडिंग आ रही है, हमारे इंटरेस्ट में काम करेगी या नहीं करी। तो ये डेमोक्रेसी पे एक थ्रेट था। बियॉन्ड ये कॉर्पोरेट्स को जो है फेवर करता था, एक क्रॉनी कैपिटलिज्म का जो पर्सपेक्टिव है वो फेवर करता था कि जो एक तो लिमिटेशन नहीं रखी गई, अमेंडमेंट लेके आया गया कंपनीज एक्ट 2013 में, तो वो लिमिटेशन नहीं है कितना फंडिंग करेंगे। बियॉन्ड टैक्स एग्जेम्पशन भी इसके थ्रू अगर कोई कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है तो 100% टैक्स एग्जेम्पशन रखा गया था। एज आई मेंशन कि जो भी सम ऑफ मनी ये जो कंपनीज इन पॉलिटिकल पार्टीज को दे रही हैं उनको मैंडेट किया गया था अपने प्रॉफिट एंड लॉस के इशू में दिखा के, तो अगर लॉस दिखा के यहां पे जो है टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकती है, ऑलरेडी ये टैक्सेशन के प्रोविजन से बाहर रखा गया, तो इन टर्न जो है ये कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट पहुंचाता था। जो आरटीआई का एक्ट अभी मैंने डिस्कस किया कि आरटीआई के जो कोर पिलर्स है, दैट इज द राइट टू नो, एक इंटीग्रल पार्ट है आज के मॉडर्न डे सोसाइटी या मॉडर्न डे हमारी गवर्नेंस का, वो कहीं ना कहीं डिसमिनेट हो रहा था, डिसमेंटल हो रहा था, तो उस बिहाफ पे भी जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। लास्ट पिलर जो है आपका फ्री इलेक्शन से रिलेटेड है। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि जो रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन पार्टी है उनके बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास डाटा अवेलेबल है, वो एसबीआई से हम जो भी इंडिविजुअल्स फंडिंग कर रहे हैं उनसे डाटा ले सकती है। तो जो अपोजिशन पार्टी है उनके लिए एक बेनिफिट नहीं है, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, राइट। तो इस बिहाफ पे जो फ्री फेयर इलेक्शन का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं हार्म होगा। तो इन्हीं सब पर्सपेक्टिव के बिहाफ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑफर रीसेंट जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ये 5 जजेस बेंच की डिक्लेरेशन थी और 5 जजेस बेंच एज एन आर्टिकल 145 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट कि कोई भी प्रोविजन या कोई भी लॉ जिस पे सब्सटेंशियल इंटरप्रिटेशन के लिए इंटरप्रिटेशन चाहिए उसके लिए एक बेंच बिठाया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करेगा और उसको जो है 5 जजेस बेंच बोलते हैं।